नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। हमारे आज की चर्चा का विषय है शुक्र ग्रह पर मंगल और शनि की पूर्ण दृष्टि का प्रभाव। सीधा टॉपिक पर आने से पहले थोड़ी प्रस्तावना पे बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि शुक्र क्या है, मंगल क्या है, शनि क्या है और उसकी दृष्टि का क्या प्रभाव होता है। अगर आप पहले इसे अच्छे से समझेंगे तो बाकी के लगन को समझना, अपनी लगन को समझना आपके लिए सहज होगा। दो छोटी छोटी बातें एक साथ हैं। पहली कि शुक्र अपनी शत्रु राशि में है। केवल इसका प्रभाव मैं इससे पहले वीडियो नंबर 143 में बता चुका हूं, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अभी जो दूसरा उसका फर्दर पोर्शन है, यानी उसी का एक सेकंड पार्ट है, वो ये है कि इस परिवर्तन के साथ ही शुक्र पर मंगल और शनि की पूर्ण दृष्टियां पड़ रही हैं। मंगल की नीच दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है और शनि की शत्रु दृष्टि। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा या कैसे ये असर कर सकता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, आनंद आएगा इसमें। शुक्र संपन्नता की बात करता है, धन, संपन्नता, वैभव, आनंद, वैवाहिक जीवन का सुख, लग्जरियस लाइफ। आप शब्दों को जितना मर्जी आगे पीछे करके कहिए, पर लगभग हर वो चीज, हर वो वस्तु जो रुपयों से खरीदी जाती है, जिसका हम एक तरह से मेटेरियलिस्टिक कॉस्ट है, जिसका हम आनंद लेते हैं, मकान, वाहन, गाड़ी, अच्छे वाले कपड़े, आभूषण इत्यादि इत्यादि, अब जो मर्जी उसमें नाम लीजिए। तो हर वो चीज जो भौतिक सुख का पर्याय है, भौतिक सुख दे सकती है, वो शुक्र संभालता है। तो अच्छा शुक्र होगा तो उसका शुभ प्रभाव आएगा। अब शुक्र चला गया अपनी शत्रु राशि में, यानी शुक्र हो गया कमजोर। अब उस कमजोर शुक्र पर मंगल जो स्वग्रही स्थिति में है, बहुत बलवान है, इस संबंध में भी एक वीडियो पहले बना के मैं अपलोड कर चुका हूं कि स्वग्रही मंगल का क्या प्रभाव होगा। बहरहाल टॉपिक पर आते हैं। मंगल की अपनी नीच दृष्टि अब शुक्र पर पड़ती है, यानी जो ग्रह पहले ही ताकतवर है वो आपको तिरछी निगाह से देख रहा है, दुष्ट निगाह से देख रहा है, बुरे प्रभाव की निगाह से देख रहा है। तो जो आप पहले ही कमजोर हो, थोड़े और कमजोर हो गए। अब शनि ग्रह भी अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से देखेगा और वो भी कुप्रभाव डालेगा। मंगल और शुक्र दोनों ही नहीं, मंगल और शनि दोनों ही विच्छेदात्मक प्रकृति के हैं, सेपरेटर्स हैं। ये जिस पर दृष्टि डालते हैं उसके सुखों को कम करते हैं, उसके गुण कम करके उसके अवगुणों को बढ़ा देते हैं। इसको भी समझना बड़ा जरूरी है। यानी इनका प्रभाव उसके गुणों को कम करता है, अवगुणों वाली पोर्शन को बढ़ा देता है। समझिए कि मैं एक विद्यार्थी हूं और पढ़ता हूं। अच्छा गुरु मिलेगा, उसका सानिध्य मुझे प्राप्त होगा तो मैं और अच्छी किताबें पढ़ूंगा और अच्छे नंबर लाऊंगा। लेकिन मुझे ऐसे मित्र मिल जाएं जो मुझे मनोहर कहानियां और सरिता पढ़ने के लिए ही प्रोत्साहित करें, तो क्या लगेगा कि सारे दिन पढ़ता हूं, तो पढ़ तो रहा हूं लेकिन उसकी वास्तविक कीमत कुछ भी नहीं है। उल्टा मुझे नुकसान हो रहा है, मैं मेरे उद्देश्य से भटक चुका हूं, तो दिन भर पढ़ने के बाद भी मैं कहीं नहीं पहुंचूंगा। ये बात समझ आई? यानी बुरे ग्रह हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे मार्ग से हटाते हैं। मार्ग क्या है? शुक्र, धन संपदा, ये मुद्दा छोड़ देते हैं, चलिए इसको छोड़ देते हैं। शुक्र प्रेम का स्वामी है, शुद्ध प्रेम। कमजोर हो गया तो उसकी कमजोरी बढ़ी और मंगल की दृष्टि से उसका पाप प्रभाव बढ़ा, शनि की दृष्टि से भी पाप प्रभाव बढ़ा। भाव ये निकला कि शुक्र पर जब ये दोनों पापी ग्रह देखेंगे तो उसका कड़वा रूप, उसका बुरा प्रभाव आपका बढ़ जाएगा। जिनकी कुंडली में जन्म से ही मंगल शुक्र इकट्ठे हैं, मंगल और शनि और मंगल इकट्ठे हैं, शुक्र पर मंगल की दृष्टि है, शुक्र पर शनि की दृष्टि है, शुक्र पर दोनों की दृष्टि है। फिर से समझ लीजिए, शुक्र मंगल इकट्ठे हैं, शुक्र पर मंगल की दृष्टि है, शुक्र पर शनि की दृष्टि है, या शुक्र पर दोनों की दृष्टि है, या शुक्र कमजोर है यानी अपनी नीच राशि में, शत्रु राशि में है,
उन सबके लिए इस गोचर का कुप्रभाव ज्यादा होगा। तो शुक्र को सीधा सीधा सा अगर हम बहुत एक शब्द में लें, सुंदर वैवाहिक जीवन। और जब वो कमजोर हुआ शत्रु राशि के कारण और 2 ग्रहों का कुप्रभाव बढ़ा, तो प्रेम का विकृत रूप, एक शुद्ध सात्विक प्रेम, आपको कोई पसंद आया, आपने उसे अपने माता पिता के सामने रखा, माता पिता को कन्विंस करा और वो राजी हुए और वो बड़े खुश हुए और आपका विवाह हुआ, ये तो था अच्छा प्रेम। आप जानते हैं कि वो ठीक नहीं है, फिर भी उसके आकर्षण में इतनी बुरी तरह बंध जाएं कि चाह के भी उससे बाहर ना निकल सकें, ये हुआ उस प्रेम में अंधा होना। तो ऐसा नहीं है कि सभी के सभी अंधे हो जाते हैं, अर्थ यह है कि जिनकी कुंडली में जन्म के समय शुक्र वीक है या बुरे ग्रहों से प्रभावित है, जो मैंने अभी बताया, उन पर इसका प्रभाव आ सकता है, आएगा। अगर वो सावधान रहेंगे तो नहीं आएगा। तो थोड़े एडवांस वीडियो बनाने का यही मतलब होता है कि आप इससे जानकारी लें, अपनी कुंडली को समझें, देखें, और सतर्क रहने से बहुत सी समस्याओं का सॉल्यूशन हो जाता है, अन्यथा भूल हो सकती है। प्रस्तावना थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई, लेकिन यह समझाना बड़ा जरूरी था कि जब मंगल और शनि एक साथ शुक्र को देखेंगे तो वो शुक्र की स्थितियों को खराब करेंगे, उससे मिलने वाले सुख को कम करके उसके दुखों को, उसकी कड़वाहट को, उसके अपयश योग को, उसके चरित्र के गड़बड़ करने के योग को बढ़ा देंगे। बस यही आपका विषय है। हर एक लगन पे इसकी चर्चा फटाफट कर लेते हैं। पूरी प्रस्तावना देखने के बाद आपको लग्नों पर समझना आसान होगा। एक शिकायत मुझसे ये भी की गई कि मैं मेष लगन पे ही सबसे ज्यादा बोलता हूँ, बाकी सारी लग्नों को छोड़ देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे मेष लगन से कुछ ज्यादा प्रेम है या ज्यादा लड़ाई है। मेरी कोशिश होती है कि अगर आप प्रस्तावना को ध्यान से सुन लेंगे तो बाकी सारी लगनों को सहज रूप से ले सकेंगे। शुरू करते हैं मेष लगन से। अब मेष लगन में ही मंगल सो रही है। लग्नेश कितना बलवान हुआ। 10वें भाव में शनि सो रही है, 10वां भाव बलवान हुआ। कुंडली में ये 2 घर बड़े मजबूत होते हैं, दोनों ही बड़े मजबूत हो गए। और शुक्र मार्केश है, अत्यधिक वीक। अब शुक्र का जो कारक भाव है वो 7वां घर है, यानी वैवाहिक जीवन का सुख। तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन प्रभावित होगा। जो शादीशुदा हैं उनका विवाह प्रभावित हो रहा है, जो अभी शादीशुदा नहीं है उन्हें प्रेम हो सकता है, जिनका प्रेम चल रहा है उनकी इस प्रेम में कुछ कड़वाहटें देखने में आ सकती हैं। सजग रहना बहुत आवश्यक है। तो मेष के लिए सावधानी अपेक्षित है। आपसे भूल हो सकती है, आप किसी से गलत तरीके से प्रभावित हो सकते हैं, आप ही का नुकसान इसमें होगा। तो सहज रहें, जागृत रहें, आपका लाभ है। वृषभ लगन की बात करते हैं। लग्न के ही स्वामी हैं। अब लग्नेश ही इतना कमजोर हो जाए और उस पर यह प्रभाव पड़े तो विवाह के लिए हमें 2 मुख्य चीजें चाहिए। क्या चाहिए? एक लगन और एक 7वां घर। तो लगन ही कमजोर हो रही है। तो लगन जब इतनी कमजोर होगी तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव किसी ना किसी रूप में आपकी वैवाहिक जिंदगी तक जरूर जाएगा। उसमें नुकसान होगा, मान अपमान हो सकता है, आपकी बदनामी हो सकती है। तो थोड़ा सजग रहिए, जागरूक रहिए, तो आप बच सकते हैं। सवाल ये आएगा कि उपाय क्या करना चाहिए। मैं लास्ट में सारे उपाय एक साथ दूंगा जिससे समय खर्च ना हो, बार बार उपाय बताने की जरूरत ना पड़े। इसके बाद बात आती है मिथुन की। मिथुन की स्थिति है कि शुक्र दूसरे घर में आएंगे और मंगल की और शनि की जो दृष्टि पड़ रही है इसका डायरेक्टली कोई इंपैक्ट वैवाहिक जिंदगी पर नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि शुक्र विवाह का कारक है तो थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने में आ सकती हैं। तो बहुत अधिक प्रभाव मिथुन वालों को नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, साधारण होगा, इतना वो संभाल सकेंगे। कर्क की बात करते हैं। कर्क के लिए लगन में बैठते हैं शुक्र। अब लगन में बैठेंगे तो फिर से कहीं ना कहीं वैवाहिक जिंदगी प्रभावित होगी। अब ये प्रभावित 2 तरीके से, एक अपनी शादीशुदा जिंदगी में कुछ दिक्कत हो जाए या कुछ एक्स्ट्रा वाली बात है, किसी के प्रति हमारा मोह बढ़ जाए या किसी का मोह हम में बढ़ जाए। दोनों सूरतों में वैवाहिक जिंदगी को थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंसेस हो सकता है। तो सावधान रहिए। बहुत अधिक प्रभाव तो नहीं आएगा पर थोड़ा बहुत प्रभाव शुक्र के वीक होने का अवश्य आएगा। सिंह की बात करते हैं तो 12वें घर में शुक्र बैठते हैं। शुक्र की सबसे शानदार जगह, सबसे बढ़िया घर 12वां घर ही है। सीधे सीधे तो वैवाहिक जिंदगी से असर नहीं है, लेकिन 12वां घर शैया सुख का, हमारे समझिए बेडरूम का कंट्रोलर है। और इससे कुछ अनैतिक संबंधों के डेवलप होने की संभावना से इंकार नहीं है। धन भी बहुत आएगा, आमदनी भी आएगी, पर कुछ ऐश परस्ती भी बढ़ सकती है, कुछ पाप बढ़ सकते हैं। अगर आप सावधान रहेंगे
तो दिक्कत नहीं आएगी। जागरूक रहिए, वो गलतियां ठीक की जा सकती हैं जो आप प्लान करके कर रहे हैं, वो गलतियां माफ नहीं हो सकती जो आप कहते हैं हो गई मुझे पता ही नहीं चला। अर्थ यह है कि कैलकुलेटेड रिस्क लें, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, अपना अपना सोचना है, लेकिन आपको धोखा ना हो, सिर्फ मकसद इतना है बताने का। कन्या की बात करते हैं तो डायरेक्टली वैवाहिक जिंदगी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। शुक्र ऑन दी होल फायदा ही देगा, इनकम ही इंप्रूव करेगा, तो कन्या को किसी तरह के भय की आवश्यकता नहीं है। जर्नल इंपैक्ट तो सबको आएगा 5-7%, लेकिन बहुत भयभीत होने की कोई बात नहीं। अब तुला की स्थिति है कि लगन के ही स्वामी है, तो निश्चित रूप से तुला लगन वालों को आर्थिक स्थितियां, स्टेटस, पोजीशन तो मिलेंगी ही मिलेंगी, पर इस समय किसी महिला, और अगर महिला है तो किसी पुरुष का एक्स्ट्रा सहयोग जाने अनजाने उसके प्रति खिंचाव का अनुभव करवा सकता है, और ये थोड़ी समस्या देखने में आ सकती है। आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए इस संबंध में जो भी कोई नया रिश्ता डेवलप होता है। तो वृश्चिक की बात करते हैं तो विवाह के घर का ही स्वामी है, 7वें घर का। पूर्ण सावधानी बरतें, आप में रिस्क लेने की वैसे भी ज्यादा सामर्थ्य है। आप समाज को दिलेरी से सामना करके बात करते हो, तो आमतौर पे ज्यादा दिलेर आदमी से थोड़ी गलतियां हो भी सकती हैं। तो मैं निश्चित रूप से यह बात कहना चाहता हूं, सावधान रहिए, आपसे भूल चूक हो सकती है। जरूरी नहीं है आपकी कोई गलती हो, आप पे इल्जाम लग जाए, अब आप उसको साबित करते रहिए कि सही है या गलत है। तो यहां ये मकसद नहीं है कि आप गलतियां प्लान करके कर रहे हैं, जाने अनजाने भी आपके ऊपर ये समस्याएं, ये तहमत आ सकती हैं, तो जागरूक रहिए। अब बात करते हैं धनु की। धनु के केस में सीधे सीधे तो कोई भी इसका वैवाहिक जिंदगी से इफेक्ट नहीं आ रहा है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है, साधारण प्रभाव ही आएगा। तो धनु वालों के लिए इस दृष्टि के कुप्रभाव से अगर कुछ फर्क पड़ा, थोड़ी उम्र ज्यादा हुई, तो शुगर जैसी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। इस पोर्शन जिसे हम कमर वाला पोर्शन कहते हैं, बेल्ट बांधने वाला पोर्शन कहते हैं, पथरी की कोई शिकायत देखने में आ सकती है, यूरिन इन्फेक्शन जैसी कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, शुगर बढ़ सकती है, ये दिक्कतें देखने में आ सकती हैं। तो थोड़ी सावधानी इस एंगल से जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं मकर की। मकर के लिए शुक्र देवता 7वें घर में बैठेंगे, तो विवाह का या प्रेम विवाह का योग बनेगा। एक्स्ट्रा मैरिज का, एक्स्ट्रा अफेयर्स का योग भी बन सकता है, तो आपको सावधान रहना है, क्योंकि आपके लिए दोनों तरीके से, जो शादीशुदा हैं वो ज्यादा सावधान है, अभी जिनकी शादी नहीं है उनके लिए तो एक चांस की भी बात है। लेकिन कुल मिलाकर फिर समझिए, रिस्क उतना जरूर लीजिए कि काम चल जाए, पर इतना नहीं कि आप मुसीबत में फंस जाएं, क्योंकि इसमें अपमान की गुंजाइशें ज्यादा हैं, आपके ऊपर कोई तहमत लगने की गुंजाइशें ज्यादा हैं। सावधान रहेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि लगन बहुत मजबूत है, चौथा घर बहुत मजबूत है, तो ज्यादा बिगड़ेगा कुछ नहीं। लेकिन फिर भी कोई पॉइंट आउट भी करता है, एक उंगली भी उठाता है तो असर पड़ता है। कुंभ की बात करते हैं, डायरेक्टली इसका इस तरह से तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, इसलिए ये इस मामले में बच जाएंगे, इस मान अपमान से इनकी स्थिति थोड़ी बच जाएगी। लेकिन अगर जन्म के समय से इनकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन खराब है तो इन्हें बुरा प्रभाव जरूर मिलेगा, क्योंकि शुक्र अत्यधिक कमजोर हालत में है इनके लिए। तो कुंभ वालों को सावधानी तब ज्यादा रखनी है अगर जन्म कुंडली में जन्म के समय से ही शुक्र अधिक वीक है। तो मीन की बात करते हैं, मीन के लिए भी डायरेक्टली तो कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन आप अगर इतने बड़े हैं कि आपकी संतान विवाह योग्य है तो थोड़ा बहुत उस तरफ से सावधान रहना आपके लिए आवश्यक होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वहां से दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर आप इतने बड़े नहीं है एज में कि संतान वाली बात आ जाए, तो समझिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये आता है कि क्या करा जाए। सवाल आंसर बिल्कुल सीधा है, शुक्र को बल देना है। शुक्र को बल देने के लिए जो सबसे अच्छा उपाय है वो है सफेद चीज का भोग भगवान को लगाना, सफेद कपड़ों को पहनना, और जैसे मिश्री, बताशे, चीनी से भगवान को भोग लगाया जाए, रसगुल्ले से, खीर से भगवान को भोग लगाया जाए, और सफेद वस्त्रों को पहने, संभव हो तो चांदी भी पहने। इससे जितनी राहत हो सकती होगी। सबसे सुंदर हल, मैं फिर कहता हूं, उपाय सेकेंडरी हैं, उपाय सिर्फ लीपापोती कर सकते हैं, जिंदगी नहीं बदल सकते। मेरी आंखें कमजोर हैं, मैं चश्मा लगाता हूं, इससे काम चल रहा है, आंखें ठीक नहीं हुई और कभी होंगी भी नहीं। इसलिए उपाय अपनी जगह, लेकिन सावधानी सटीक उपाय है। आप सावधान रहें, जागरूक रहें, किसी को अवसर ही ना दें कुछ गलत करने का, तो बचाव बहुत ही सुंदर। मुझे उम्मीद है ये विषय आपको समझ आया होगा।
और आप इसका फायदा उठा सकेंगे। अपनी कुंडली में देखें, किसी तरह का कोई डाउट है मुझसे बात करें, जितना मुझसे संभव है मैं आपके लिए सहयोग करूंगा। आप अपनी कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर जो मैं आपको देता हूं उस पर संपर्क कर सकते हैं। जो भी दक्षिणा होगी वो आपको तुरंत बता दी जाएगी और पूरा प्रयास होगा कि आपकी शंकाओं का निवारण किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।